अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मुबशिर हुसैन। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक वो था डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जीन। व्हाट इज़ जीन? तो जीन को हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे डिफाइन करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस जो कि प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन करता है उसको हम जीन कहते हैं। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटरमिन्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज़ कॉल्ड जीन। टू साइंटिस्ट हैं, आर्कीबेल्ड गैरेड एंड विलियम बेटसन। ये पर्टिकुलर फैमिलीज़ के अंदर हेरिडिटरी डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने उन फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट जनरेशन को स्टडी करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये जो डिजीज़ होती हैं ये बिल्कुल मेंडल के ट्रेड्स की तरह हैं। जिस तरह एक मेंडल की ट्रेड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, इसी तरह ये डिजीज़ भी जो होती हैं ये भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। और उनके पीछे जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो बेसिकली उनका सिंपल रिसेसिव अलील्स इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं वो इन अफेक्टेड फैमिलीज़ के एंसेस्टर में जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन में चेंज की वजह से होते हैं, यानी कि जो उनका जीन होता है उसमें चेंज की वजह से ये डिजीज़ होती हैं। चेंज इन जीन का मतलब ये हुआ कि म्यूटेशन, कि उनके जीन के अंदर चेंज आई है। इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है अल्केप्टोनेरिया। ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। ये डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट के यूरिन के अंदर एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं होमोजेनेटिक एसिड। ये जो ऐसा यूरिन जिसके अंदर ये होमोजेनेटिक एसिड होता है, जब वो एयर में एक्सपोज होता है तो कैसा हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। जबकि एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर ये जो होमोजेनेटिक एसिड होता है ये प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये जो होमोजेनेटिक एसिड होता है ये सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनका जब यूरिन एयर में एक्सपोज होता है तो वो ब्लैक नहीं होता। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो गैरेड एंड बेटसन वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अल्केप्टोनेरिया जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक ख़ास तरह का एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि उस एसिड को ब्रेक करता है, जबकि एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो एसिड जो होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका यूरिन ब्लैक में चेंज नहीं होता। तो उन्होंने ये भी इससे उन्होंने ये भी नतीजा हासिल किया कि बहुत सारी दूसरी जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं वो भी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हैं। उसके बाद दो और साइंटिस्ट हैं, बीडल एंड टाटम। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे थे। उन्होंने वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है विद इन डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वो स्पेसिफाई करती है अ पर्टिकुलर एंजाइम, यानी कि एक जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम को स्पेसिफाई करता है। ये दोनों साइंटिस्ट एक फंगस पे काम कर रहे थे। उस फंगस का नाम था नीरोस्पोरा। वो नीरोस्पोरा जो है वो एक मिनिमल मीडिया के ऊपर ग्रो करती है। मिनिमल मीडिया एक ऐसे मीडियम को कहा जाता है जिसके अंदर तमाम उसके सिंपल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कि अमोनिया, सॉल्ट, फ्यू विटामिन्स एंड वाटर। नीरोस्पोरा में ये कैपेसिटी होती है कि वो इस मिनिमल मीडिया को यूटिलाइज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट के सारे कंपाउंड और अमीनो एसिड खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। यानी कि उस फंगस में ये कैपेसिटी होती है कि वो मिनिमल मीडिया को यूटिलाइज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के सारे कंपाउंड्स और सारे अमीनो एसिड खुद से सिंथेसाइज कर लेती होती है। इसको हम इससे पहले डिस्कस करते हैं। इस फिगर से आपको ये एक टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको
नीचे मिनिमल मीडिया नज़र आ रहा है जो कि येलो कलर का है। अभी मैंने आपको ये बताया कि मिनिमल मीडिया के अंदर सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसा कि अमोनिया, वाटर, साल्ट्स और कुछ विटामिन्स। उसके ऊपर उन्होंने एक फंगस को ग्रो किया जिसका नाम था नीरोस्पोरा, जो आपको यहाँ पे रेड कलर में नज़र आ रही है। तो जब उन्होंने उसको ग्रो किया उस मिनिमल मीडिया के ऊपर, तो वो जो फंगस थी वो ग्रो कर गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उससे स्पोर्स लिए, उस फंगस के स्पोर्स लिए। स्पोर्स लेने के बाद उनके ऊपर उन्होंने क्या चीज़ बम्बार्ड की, एक्स रेज बम्बार्ड की। अब डेफिनेटली जब भी एक्स रेज बम्बार्ड की जाती हैं किस चीज़ पे, तो उसमें म्यूटेशन आती हैं। जब उन्होंने इन स्पोर्स के ऊपर एक्स रेज बम्बार्ड की तो एक्स रे बम्बार्डमेंट की वजह से उन स्पोर्स के अंदर म्यूटेशन आई। फिर उन्होंने ये किया कि उन स्पोर्स को लेके एक कंप्लीट मीडिया के ऊपर ग्रो कर दिया। कंप्लीट मीडियम एक ऐसे मीडियम को कहा जाता है जिसमें उस फंगस की रिक्वायरमेंट की सब चीज़ें उन्होंने आर्टिफिशियली ऐड कर दी। तो उन्होंने देखा जब सब चीज़ें उनके अंदर आर्टिफिशियली ऐड की गई थी, तो उसके बाद उसको जब हमने ग्रो किया स्पोर्स को, तो वो स्पोर्स जो था वो ग्रो कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोर्स थे वो वायबल हैं, यानी उनमें ये कैपेसिटी है कि वो ग्रो कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन स्पोर्स को एक मिनिमल मीडिया के ऊपर ग्रो किया, तो ये देखा गया कि वो स्पोर्स जर्मिनेट ना किए। तो जिससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि उन स्पोर्स के अंदर कहीं ना कहीं म्यूटेशन आई है, तो जिसकी वजह से वो जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। फिर उन्होंने क्या किया, एक मिनिमल मीडिया बनाया। मिनिमल मीडिया बनाने के बाद उन्होंने उस मिनिमल मीडिया को डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पोर कर दिया। फॉर एग्जांपल ये आपको 10 टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही हैं, और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर उस फंगस की रिक्वायरमेंट का एक केमिकल डाला। जैसे कि पहली जो टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है उसमें उन्होंने पैरोडॉक्सिन डाला, दूसरी के अंदर बेंजोइक एसिड, थर्ड के अंदर कोलिन, फोर्थ के अंदर इनोस्टोल, फिफ्थ के अंदर न्यूक्लिक एसिड, सिक्स के अंदर फोलिक एसिड, 7 के अंदर आर्जिनिन, 8th के अंदर नियासिन, 9th के अंदर एबोफ्लेविन और 10th के अंदर थायमीन, और जो 11th है वो उन्होंने एज अ कंट्रोल रखा। उन्होंने उसके बाद उस स्पोर्स को इस मीडिया के ऊपर ग्रो किया। तो उन्होंने ये देखा कि किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रोथ नहीं हुई सवाए एक टेस्ट ट्यूब के जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियली आर्जिनिन डाला था। तो इससे मुराद ये था उनका कि आर्जिनिन की जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसके जो पीछे जो जीन है उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन आई है जब हमने एक्स रेज को बम्बार्ड किया। यानी कि एक्स रेज के बम्बार्डमेंट की वजह से आर्जिनिन का जो के पीछे जो जीन्स इन्वॉल्व हैं उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन आ गई है, जिसकी वजह से वो स्पोर्स जर्मिनेट नहीं किए। जब हमने आर्जिनिन को आर्टिफिशियली उस मिनिमल मीडिया के अंदर प्रोवाइड किया तो वो स्पोर्स जर्मिनेट कर गया। तो उसके बाद ये उसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसके बाद वो दोनों साइंटिस्ट जो थे बीडल एंड टाटम, वो बेसिकली जेनेटिस्ट थे, तो उन्होंने इसकी जेनेटिक्स को भी स्टडी किया। जेनेटिक्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि आर्जिनिन का जो बायोसिंथेटिक पाथवे है वो ये है। सबसे पहले क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है ग्लूटामेट, वो कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन के अंदर, ऑर्निथिन फिर कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन के अंदर, सिट्रोलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर, और जो आर्जिनोसक्सिनेट होता है वो कन्वर्ट होता है आर्जिनिन। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि हर स्टेप के ऊपर एक एंजाइम इन्वॉल्व है। यह कि जब उन्होंने ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन के अंदर, तो उसमें जो पीछे एंजाइम इन्वॉल्व है वो है एंजाइम ई। इसी तरह ऑर्निथिन जब कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन के अंदर, उसके पीछे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है एंजाइम एफ। इसी तरह जब सिट्रोलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनोसक्सिनेट, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम ऐड करता है वो है एंजाइम जी। इसी तरह आर्जिनोसक्सिनेट जब कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, उसके पीछे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो एंजाइम एच इन्वॉल्व होता है। इन एंजाइम के पीछे 3 डिफरेंट तरह के जीन क्लस्टर होते हैं, जीन क्लस्टर 1, जीन क्लस्टर 2 और जीन क्लस्टर 3। ये आपको यहाँ पे शो किया गया है।
फर्स्ट जीन है आर्जिनिन ई, सेकंड है आर्जिनिन एफ, और जो थर्ड है वो आर्जिनिन जी एंड एच है। जो आर्जिनिन ई है ये किसको स्पेसिफाई करता है, एंजाइम ई को। इसी तरह जो जीन आर्जिनिन एफ है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है, एंजाइम एफ को। इसी तरह जो एंजाइम जो जीन आर्जिनिन जी और आर्जिनिन एच है वो कौन से एंजाइम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, एंजाइम जी और एंजाइम एच को। तो उन्होंने इसको ये कंक्लूड किया, जब हमने उन स्पोर्स के ऊपर एक्स रेज बम्बार्ड की थी तो जो बायोसिंथेटिक पाथवे है आर्जिनिन का, तो उसके पीछे 3 जीन्स इन्वॉल्व हैं। तो उन 3 जीन्स में कहीं ना कहीं म्यूटेशन आई है, जिसकी वजह से आर्जिनिन की बायोसिंथेसिस नहीं हुई। जब आर्जिनिन की बायोसिंथेसिस नहीं हुई, इट्स मीन के वो उसकी रिक्वायरमेंट का एक केमिकल मिसिंग हुआ, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ उस फंगस की नहीं हुई। तो इससे बीडल एंड टाटम ने ये कंक्लूड किया कि हर एंजाइम के पीछे, हर एंजाइम में के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वन जीन जो होता है वो एक जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम के लिए। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। लेटर जब स्टडीज़ की गई तो ये देखा गया कि हर बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनके अंदर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन को एक जीन इनकोड करता है। तो ये कहना ज़्यादा दुरुस्त है बजाय इसके कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये कहना ज़्यादा दुरुस्त है कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। जो एंजाइम्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के तमाम पार्ट्स की सेंसेस में। इवन इसमें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसकी असेंबली में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे ये कंक्लूड हम करते हैं कि बाय इनकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डीएनए स्पेसिफाई स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।